So the topic is damping system. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डैम्पिंग सिस्टम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम डैम्पिंग सिस्टम की मीनिंग समझेंगे कि वो होता क्या है, और उसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे, जो लॉजिक है, कितने टाइप की डैम्पिंग हो सकती है वो सब देखेंगे, उसका एक ग्राफ देखेंगे, कर्व के हिसाब से हम डैम्पिंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग नेट से एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का एक सेक्शन ले लिया है। इस सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंटर दिखेगा, है ना, और क्या है इसके साथ में एक स्पिंडल है। तो स्पिंडल का टॉप व्यू यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। स्पिंडल के साथ पॉइंटर जुड़ा रहता है, और पॉइंटर कहाँ कैलिब्रेट करता है? स्केल के ऊपर में कैलिब्रेट करता है। अब एक और यहाँ पर एक नया आर्म जोड़ा गया है जो कि डैम्पिंग सिस्टम में जा रहा है। ये आपका क्या है? डैम्पिंग सिस्टम है, डैम्पिंग सिस्टम या उसका चैम्बर है। तो ये रिलेटेड है एयर डैम्पिंग से, एयर डैम्पिंग सिस्टम से। अब होगा क्या जब पॉइंटर मूव करेगा? सपोज करते हैं कि हम लोग का जो पॉइंटर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करता है। तो जैसे ये वाला घूमेगा तो ये स्पिंडल भी क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो आर्म है ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब ये बाहर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा हुआ है, एयर पिस्टन है। तो ये पिस्टन क्या करता है? हवा के दबाव के कारण, है ना, ये जो पॉइंटर है इसके ऑसिलेशंस को, पॉइंटर के वाइब्रेशंस को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो अंदर में हवा भरी होती है उसका भी एक फोर्स होता है जो इस पॉइंटर को वाइब्रेट नहीं होने देता, और पॉइंटर डायरेक्टली जिस वैल्यू पे उसको रुकना चाहिए जा कर के रुक जाता है, और वहाँ पर उस पॉइंट के आसपास वाइब्रेट या ऑसिलेट नहीं करता। तो ये अल्टीमेटली काम होता है डैम्पिंग सिस्टम का कि वो क्या करे? पॉइंटर के ऑसिलेशंस को एलिमिनेट कर दे, ठीक है। तो अब ये जो पिस्टन के थ्रू जो डैम्पिंग हो रही है तो वो किस कारण हो रही है? यहाँ पे ये जो सिस्टम है आपका, चैम्बर है, ये जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है डैम्पिंग टॉर्क। जो फोर्स लगाता है ये पॉइंटर के ऊपर, है ना, तो वो फोर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं? डैम्पिंग टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट होता है। तो डैम्पिंग फोर्स के लगाने से जो रोटेटिंग इफेक्ट हो रहा है उसको हम डैम्पिंग टॉर्क बोल रहे हैं। सो यहाँ पर इसके लिए एक लाइन है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इसका स्टेटमेंट है डैम्पिंग सिस्टम का और डैम्पिंग टॉर्क से रिलेटेड है, और ये आप लोग लिख लीजिए, द डैम्पिंग टॉर्क शुड बी अप्लाइड, या लिख सकते हैं आप लोग शुड बी ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड that the pointer quickly comes to its
फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन, इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन। सो ये है आपके डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करिए। एंड द सिस्टम प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग टॉर्क is called as damping system. The system producing damping torque is called as damping system. सो यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया, तो वाई कमेंट करिए ताकि मैं आगे बताऊँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। विदाउट ओवरशूटिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया ओवरशूटिंग। मान लो ये पॉइंटर को आपको 0 पॉइंट से कहाँ तक आना था, 10 वैल्यू तक आना था। ठीक है, ये इसका क्या है, 10 क्या है, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन है। क्यों फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन है, क्योंकि जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र कर रहे हैं, उसकी जो एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू है दैट इज़ 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या होगा, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन है, जहाँ पर पॉइंटर को रुक जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पॉइंटर है वो क्या यहाँ पे रुकता नहीं है, ये कहाँ चला जाता है, इसके आगे चला जाता है। ये पॉइंटर इस पॉइंट पर ना रुक करके इसके आगे चला जाता है। तो अगर वो आगे चला जाता है तो इस प्रोसेस को, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ओवरशूट। क्या बोलेंगे, ओवरशूट हो गया, पॉइंटर क्या हो गया, ओवरशूट हो गया। कहाँ से, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू से। अब कभी कभी क्या होता है कि डैम्पिंग आपकी बहुत ज़्यादा लग जाती है, डैम्पिंग टॉर्क क्या हो जाता है, टीडी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है कि आपका जो पॉइंटर है वो इस फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाता, इससे कुछ कम वैल्यू पर ही जा करके रुक जाता है, इससे कुछ कम वैल्यू पर जा करके रुक जाता है। तो इस सिचुएशन को, इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अंडरशूट। क्या बोलेंगे, अंडरशूट, कि वो फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन से क्या हो गया, अंडरशूट हो गया, मतलब उसके पहले ही रुक गया। तो ये 3 पॉइंट है, एक है स्टेडी स्टेट पोजीशन में बोला, और जिसके साथ मैंने 2 चीज़ें और बताई, ओवरशूट और अंडरशूट का कंसेप्ट बताया। एक और होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, जब क्या हो, पॉइंटर 0 से स्टार्ट हो और उसका मेजरेंट वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है अगर, और पॉइंटर जाके सीधे 10 पर रुकता है, 10 पर स्टेडी स्टेट पे जा कर के ही रुकता है एग्जैक्ट, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग, एग्जैक्टली वहाँ जा कर के रुकता है। तो जो डैम्पिंग है उसको हमने 3 टाइप से बताया है आपको। सबसे पहली डैम्पिंग है कौन सी, ओवरशूट, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग जब होती है तो जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पे रहता है, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन से पहले होता है। ठीक है, पॉइंटर लाइज, पॉइंटर स्टॉप्स लिख देते हैं यहाँ पे, पॉइंटर स्टॉप्स बिफोर स्टेडी स्टेट पोजीशन। मतलब पॉइंटर अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन के पहले अगर रुकता है तो उसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अंडरशूट। यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंटर आपका अंडरशूट हो गया। ठीक है, पहले रुक गया। सेकंड होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, जो डैम्पिंग टॉर्क है ना उसकी अलग अलग वैल्यूज़ पर ये अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ।
क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, पॉइंटर स्टॉप्स एग्जैक्टली on the steady state position, or you can say final steady state position. Okay, and the third point is अंडर डैम्पिंग. क्या है, अंडर डैम्पिंग मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है डैम्पिंग टॉर्क की उससे भी कम हमने डैम्पिंग दिया. इसकी वजह से जो हमारा पॉइंटर होता है वो क्या हो जाता है, ओवरशूट हो जाता है. क्या होता है, ओवरशूट हो जाता है. मतलब पॉइंटर, आप लोग भी नोट करते जाइए, पॉइंटर स्टॉप्स आफ्टर द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन. मतलब आपका पॉइंटर कहाँ रुकेगा, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन के आगे, अगर क्या होगा, अंडर डैम्पिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, ओवरशूट, क्योंकि आपका पॉइंटर क्या हो गया, ओवरशूट हो गया यहाँ पे. ओके, सो ये 3 पॉइंट है, आपने नोट कर लिया होगा. ठीक है, तो जो डैम्पिंग डिवाइस है उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करे, है ना, जब हमारा मूविंग सिस्टम मोशन में हो. लेकिन जब हमारा मूविंग सिस्टम मोशन में ना हो तो वो कोई भी डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस ना करे. तो यहाँ पे एक और नोट आता है, ये भी आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. The damping device, or you can say damping system, the damping device or system should be such that it produces damping torque when the moving system, only when the moving system is in motion. मतलब आपका मूविंग सिस्टम जब क्या हो, मोशन में हो, तभी हमारा डैम्पिंग डिवाइस जो है वो डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करे. और जब हमारा मूविंग सिस्टम मोशन में नहीं है उस समय पर कोई भी डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस ना हो. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है डैम्पिंग सिस्टम के लिए. ठीक है, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जितने 4 टाइप के इम्पॉर्टेंट डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले मेथड हैं उसके बारे में. तो यहाँ पे है आपका मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग टॉर्क. सो क्या क्या मेथड है बताइए, आपको पता होगा, कोई भी बता सकता है. यस, कल मैंने बताया था क्या क्या टाइप है, बताइए मेथड क्या क्या है. कोई भी बता सकते हो, दिवांशु, लोकेश, अदिति, चंदन, दीपक, दीपिका, कोई भी बताओ, देवेंद्र, ज्योति, दुष्यंत, जल्दी बताओ क्या क्या टाइप बताए थे मैंने कल. चलो शायद नहीं पता आप लोग को. तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है ये है फर्स्ट टाइप इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. नोट कर लीजिए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग.
सेकेंड टाइप इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. And third type is eddy current damping. And fourth type is electromagnetic damping. हम पढ़ने वाले हैं PMMC, ठीक है. इस कोर्स में MI इंस्ट्रूमेंट्स और क्या पढ़ने वाले हैं, डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर वगैरह भी है आगे वाले चैप्टर्स में. तो इस टाइप के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उनमें किस किस तरह की डैम्पिंग यूज़ होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में. तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान रखना है कि किस टाइप की डैम्पिंग किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है और क्यों. तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं. जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है तो वो कैसे वर्क करेगा, तो ये सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा. फिर वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. तो चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं. सबसे पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. चलिए एक हम लोग इसमें ले लेते हैं इमेज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की. तो नेट से हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे सो दिस इज़ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. चलिए यहाँ पे मैं इसका एक इमेज ले लेता हूँ. जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है. कौन सा लिया जाए, चलिए ये वाली ले लेते हैं. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिया गया है एक पॉइंटर, ठीक है. देखिए ये आपका है पॉइंटर है और ये एक एयर चैम्बर लिया गया है और इसमें इस तरीके से एक पिस्टन लगा हुआ है. ये क्या है, आपका पिस्टन है. और ये पूरा जो चैम्बर है वो क्या है, एयर चैम्बर, मतलब वहाँ पे हवा भरी हुई है. तो एक तो ये टाइप है, इस तरह का यूज़ किया जाता है. और दूसरा टाइप ये है, इसको वैन टाइप बोला जाता है. तो इसमें ये स्पिंडल है, यहाँ पे ये स्पिंडल था, ठीक है, और इसमें ये वाला स्पिंडल है. और इसके अंदर क्या रहता है, ये एयर चैम्बर को बता रहा है, ये आउटसाइड का, और बीच में है वेन, ठीक है, जो मूव होता है इसके अंदर में. तो इस तरह के दो कंस्ट्रक्शन है. तो चलिए मैं बताता हूँ आपको. दो टाइप का एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया जाता है. सबसे पहला जो टाइप है ये ए टाइप है, ठीक है, और ये वाला हम लोग बी टाइप चूज़ करते हैं. तो ए टाइप का जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, इसमें क्या होता है कि एक लाइट पिस्टन होता है, लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन होता है, लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शेप. यहाँ पे ये कैसा शेप बना हुआ है, एयर चैम्बर है, उसके अंदर में ये शेप में बना हुआ है पिस्टन, ठीक है. तो ये किस चीज़ का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है और लाइट वेट का होता है, ठीक है. अब इसको अटैच किससे किया जाता है, इज अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम. जो मूविंग सिस्टम है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्पिंडल है, तो स्पिंडल से इसको क्या किया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, स्पिंडल से टू द मूविंग सिस्टम. तो यहाँ पे मूविंग सिस्टम से हमने अटैच भी कर दिया. अब क्या होता है, जो पिस्टन है वो फिक्स्ड एयर चैम्बर, ये जो एयर चैम्बर है, इस फिक्स्ड एयर चैम्बर में है ना,
इसके लास्ट क्लोज्ड एंड तक क्या करता है, मूव कर सकता है। ये पिस्टन स्टार्टिंग एंड से लास्ट एंड तक क्या कर सकता है, इसके अंदर एयर चैम्बर के अंदर मूव कर सकता है। अब ये पिस्टन जो है और एयर चैम्बर है, तो इसके एयर चैम्बर के जो वॉल्स हैं, ये साइड में क्या है आपके, इसके वॉल्स हैं, इसकी दीवार हैं, है ना। तो ये वॉल हो गया और पिस्टन, इसके बीच में ना क्लियरेंस होता है, मतलब ये इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है ना, थोड़ा क्लियरेंस होता है, थोड़ी जगह होती है और बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब एकदम कम। तो जब कभी भी ना पॉइंटर में ऑसिलेशंस आते हैं, जब कभी भी आपके पॉइंटर में ऑसिलेशंस आते हैं, उस समय क्या होता है, जैसे जैसे पॉइंटर घूमता है वैसे वैसे ये पिस्टन भी एयर चैम्बर के अंदर मूव होता है, मोशन करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर ये चैम्बर है अंदर की तरफ जाता है, चैम्बर क्या है आपका, चैम्बर के अंदर पिस्टन जो है, मान लो इस 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से, और अंदर की तरफ घुसता है। ये अगर अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा और वो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बनता जाएगा तो ये पॉइंटर के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि जो पिस्टन है ये डायरेक्टली मूविंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो मूविंग सिस्टम से जुड़े होने के कारण जैसे ही ये पिस्टन इस एयर चैम्बर के अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से इस पॉइंटर या मूविंग सिस्टम का जो मूवमेंट है उसको ये प्रेशर अपोज करने लगता है, मतलब थोड़ा सा उसका अपोज करके उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरा केस है, जब ये पिस्टन जो है बाहर की तरफ आता है, ये जब पिस्टन बाहर की तरफ आता है एयर चैम्बर से, जब पॉइंटर आपका कैसे मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा, तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ जब आता है तो इधर प्रेशर होता है, इधर पे क्या होता है आपका, प्रेशर होता है, ठीक है। जब पिस्टन हमारा बाहर की तरफ एयर चैम्बर है, मतलब ये 2 पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से 1 की तरफ आता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो क्लोज्ड स्पेस में जो प्रेशर है, ठीक है, ओपन साइड में, मतलब इस तरफ में जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इस तरफ में, मतलब ये पॉइंटर मान लो यहाँ पे आ गया, तो इस तरफ में जो होगा प्रेशर वो ज़्यादा होगा और इस तरफ में जो है प्रेशर वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो पिस्टन है वो जब इधर मूव करना चाहता है, इस डायरेक्शन में जब मूव करना चाहता है, तो उस टाइम होता क्या है कि फिर से इसके मोशन का अपोज होता है, पिस्टन के मोशन का अपोज होता है। तो फिर ये क्या करता है, मूविंग सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो पिस्टन है वो चाहे अंदर की तरफ जाए या बाहर की तरफ आए, दोनों ही केस में पिस्टन का जो मोशन है उसका अपोज हो रहा है, किससे, एयर प्रेशर के द्वारा, जो कि एयर चैम्बर के अंदर बिल्डअप हो रहा है। तो ये पूरा टोटल कंसेप्ट है इसका। तो जब कभी भी पॉइंटर मूव होता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट होता है पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो उसके ऊपर इस एयर चैम्बर के थ्रू क्या लगता है, एक डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो जब ये पॉइंटर मोशन में होता है, सिर्फ उसी समय इसके ऊपर क्या लगेगा, डैम्पिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से डैम्पिंग होगी और जो वाइब्रेशन होते हैं पॉइंटर में, ऑसिलेशन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया जो भी प्रोसेस मैं यहाँ पे बताया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है या अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, और जिनको समझ आ गया वो वाई कमेंट करिए। तो मैं आपको नेक्स्ट जो है ये वाला वेन वाला बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये लगता है मेरे को समझ में आ गया। चलिए अब वैन वाला अपन डायग्राम देख लेते हैं। जो सेकंड है अपना स्मॉल बी,
देखिए दो तरह के अरेंजमेंट यूज़ किए जाते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए। तो पहला अरेंजमेंट हमने देख लिया जो पॉइंटर के साथ एयर चैम्बर का होता है। अब ये दूसरा अरेंजमेंट हम देखने जा रहे हैं। इसमें पिस्टन की जगह क्या यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का वेन यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम का वेन क्या होता है आप लोग को पता होगा। वेन मतलब पत्ती, मेटल की एक पत्ती होती है, उसको यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल शेप का पतला सा एक पत्ती यूज़ किया जाता है वेन। और वो क्या करता है, क्वाड्रेंट सेक्टर के शेप का जो एयर चैम्बर है उसके अंदर मोशन करता है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम वेन विच मूव्स इन अ क्वाड्रेंट। अच्छा, ये क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट शेप, ये समझ आया सबको क्यों ऐसा नाम है इसका, क्वाड्रेंट शेप्ड? नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा आप लोग को, पूछ लेना आप लोग नहीं समझ आया तो। क्वाड्रेंट शेप्ड सेक्टर बोलते हैं इसको, सेक्टर शेप या फिर क्वाड्रेंट शेप्ड एयर चैम्बर होता है, एयर चैम्बर। तो ये क्या करता है, क्वाड्रेंट शेप्ड सेक्टर शेप्ड एयर चैम्बर में मूव करता है। ठीक है। एल्यूमिनियम जो वेन है, ये वेन है आपका, ये बीच वाला, और ये जो शेप है इस तरह का शेप, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट शेप बोलते हैं। जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का 4 भाग कर दो, तो 4 भाग जब करोगे तो एक भाग क्या होगा उसका, क्वाड्रेंट शेप होगा, क्वाड्रेंट पार्ट होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसी शेप का हमारे पास क्या है, एयर चैम्बर है, और उसमें हमने स्पिंडल से जोड़ करके क्या रखा है, एक वेन को रखा है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है। एल्यूमिनियम के बने होने का कारण ये है कि एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर हम यहाँ पे आयरन का ले लेंगे तो क्या होगा, ये दिक्कत करेगा और ये अपने जो मेज़रमेंट का रिज़ल्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। तो ये जो एयर चैम्बर होता है, ठीक है, तो इसका पहले मैं बता देता हूँ। इसको बेकेलाइट मोल्डिंग की जाती है इसमें, या डाई कास्टिंग बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए, एयर चैम्बर में क्या होता है, बेकेलाइट मोल्डिंग होती है। बेकेलाइट मोल्डिंग, या इसको आप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जो इसका पीडीएफ है बुक में, तो उसमें आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे, डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरीके से चैम्बर को और बनाया गया है। तो चैम्बर को एक ना कवर प्लेट दिया गया है, देखिए आप, डबल बॉर्डर है, एक कवर प्लेट भी दिया गया है इसमें। ठीक है। ऊपर की तरफ ये डबल बॉर्डर के ऊपर एक, ऊपर में क्या रहता है, कवर प्लेट जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये वेन दिखती है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक कवर प्लेट इसमें होता है। और जो एल्यूमिनियम पिस्टन है, ठीक है, या एल्यूमिनियम जो वेन है, यहाँ पे वेन यूज़ हो रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे फिट किया जाता है ताकि ये जो वेन है ना, ये वॉल में ज़ोर से ना टकराए। इसको ऐसा सेट किया जाता है कि यहीं पे रहे वो, और हल्का फुल्का मोशन करे इधर और इधर, क्योंकि ये मूविंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे टकरा जाएगा तो क्या होगा, उस केस में ये डैमेज हो सकता है। ठीक है। और मूविंग सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो इसको बहुत सावधानी से फिट किया जाता है जिससे हमको एक्यूरेट रीडिंग मिले, गलत रीडिंग ना मिले। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था ये आपके एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का था। और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपको मैंने 2 अरेंजमेंट बताए हैं, लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन और एल्यूमिनियम वेन। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जब मैं इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाऊँगा अलग से तो वहाँ पे अच्छे से बताऊँगा। वैसे तो आप डायग्राम देख के भी समझ जाएंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन आप
कोई तब मैं बताऊंगा जब मैं PMMC, MI और डायनामोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको उसमें। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो डैम्पिंग सिस्टम है दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। नाम से स्पष्ट है कि इसमें फ्लूइड का यूज़ किया जाएगा। तो फ्लूइड में क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना, हम फ्लूइड में ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसको कभी कभी ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग भी कहा जाता है। तो एयर से ज़्यादा लुब्रिकेशन किस में होगा, ऑयल में होगा, या अपन विस्कोसिटी बात कर सकते हैं। तो एयर की विस्कोसिटी से ज़्यादा विस्कोसिटी किस में होती है, ऑयल में होती है। तो ऑयल हमारा एक अच्छा डैम्पर होता है जो वाइब्रेशन को आसानी से हटा सकता है, एलिमिनेट कर सकता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए जो इसका डायग्राम है वो हम लोग नेट से एक बार ले लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ये जो बॉक्स है, ये आपका कैसा बॉक्स है, देखो ध्यान से, ये सेक्टर शेप्ड बॉक्स है ना। ये अभी हमने जो पढ़ा, इसमें देखो वेन लगा हुआ है, वाइट कलर का दिख रहा है ना, पत्ती है मेटल की, मेटल थीन प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप का, इसको वेन बोल रहे हैं, लाइट वेट है एकदम। और ये जो है ना ऊपर से आप इसको देख सकते हैं। और ये चैम्बर क्या है, आपका एयर चैम्बर है। इसी को सेक्टर शेप्ड बोलते हैं या क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट शेप्ड। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है इलेक्ट्रिकल में, जो इंस्ट्रूमेंट को ओपन करेंगे ना तब ऐसा दिखता है। और आपको मैं जो फ्लूइड फ्रिक्शन दिखाता हूँ कैसा होता है। ये डायग्राम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का है। चलिए इसको देखते हैं कैसा है ये, और ये कहाँ पे काम आएगा। तो ये एग्जांपल है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का। थोड़ा लार्ज कर लेते हैं इसको, ये अब ठीक है। तो इसमें भी इतना दो टाइप के अरेंजमेंट दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो पहले अरेंजमेंट में क्या है ये देख सकते हैं हम लोग। पहले तो मैं बता दूं कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यूज़ कर रहे थे उसको हम हर जगह यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी थी वो बहुत ही कम थी। तो ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज़ करना शुरू किया। तो इसमें आप लोग ये नोट कर लीजिए, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज़ ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे आ जाएगा विस्कोसिटी, सबको आवाज़ आ रही है क्या? काफ़ी लोग लेफ्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? चलिए, तो विस्कोसिटी जो है आपकी ऑयल की इज़ ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ एयर। ये कंसेप्ट है, इसीलिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक डिस्क होती है, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए, तो ये आपको बता रहा है डिस्क को। जो डिस्क है वो हमारी ऐसी दिख रही है, और ये डिस्क जो होती है ये फ्लूइड के अंदर डूबी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑयल दिख रहा है इस चैम्बर में, तो यहाँ पे ऑयल के अंदर क्या है, ये जो डिस्क है ये डूबी हुई है, ठीक है। और यही जो डिस्क है इसको स्पिंडल से कनेक्ट कर दिया जाता है, मूविंग सिस्टम से। मतलब ये जो डिस्क है ये डायरेक्टली स्पिंडल से या मूविंग सिस्टम से कनेक्टेड होती है, जिसके कारण जब भी ये स्पिंडल घूमता है या मूविंग सिस्टम घूमता है तो उसके साथ ये डिस्क भी ऑयल में घूमती है। तो ऑयल में ये जो डिस्क है और इसके जो फ्लूइड हैं
जो यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है उसके अलग अलग लेयर्स में अलग अलग खिंचाव होता है, जिसके कारण ये जो डिस्क है उसके ऊपर फोर्स लगता है और डिस्क के मोशन को वो अपोज करते हैं। जो यहाँ पे सराउंडिंग ऑयल है, ये डिस्क जब इसके बीच में घूमता है तो उस डिस्क के मोशन को ये जो ऑयल है ये अपोज करता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमको डैम्पिंग टॉर्क मिलता है और वो डैम्पिंग टॉर्क कहाँ लगता है, मूविंग सिस्टम पर लगता है, जिससे हमारा पॉइंटर वाइब्रेट नहीं करता। तो ये हमारा पहला क्या है, अरेंजमेंट है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ वेन अटैच कर देते हैं। ये हमारा स्पिंडल है सेंटर वाला, इसके साथ जैसे हमने डिस्क को कनेक्ट किया था तो पूरा डिस्क ना कनेक्ट करके इसमें वेन्स कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर इसको मैं पूरा ऐसे सर्कल ले लूँ, ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे काट देता हूँ इसको, ये इस तरीके से। तो ये वाले जो हिस्से हैं इसको बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो, ये सब पॉइंट्स को आप बाहर निकाल दो। ठीक है, ठीक है। एक बार मेरे को कंफर्म करो आप लोग कि सबको आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है क्या मेरे साइड से? अगर हो रही हो तो बताओ, तो मैं अपना नेटवर्क स्विच कर लूँगा। अगर ठीक से आप लोग देख पा रहे हो तो ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। नेट स्लो है, खोमलाल बोल रहा था। खोमलाल अब ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। अदिति, एल्यूमिनियम बनाने का वही है कि नॉन मैग्नेटिक होता है ना, नॉन मैग्नेटिक होने से फ़ायदा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे जो सेकंड अरेंजमेंट है, इसमें जैसे एक सर्कल है, उसके ये वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ये क्या था, पहले डिस्क था पहले अरेंजमेंट में, तो डिस्क से हमने क्या बनाया, वेन बना दिया। तो जैसे इसको अपन आप हटाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये देखो, तो इस टाइप का शेप बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं ना ऑयल के अंदर, तो वो ज़्यादा टकराती हैं इसमें, जिसके कारण हमको जो डैम्पिंग टॉर्क होता है ना, वो ज़्यादा मिलता है, डैम्पिंग टॉर्क ग्रेटर मिलता है ऐसा अरेंजमेंट यूज़ करने से। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे होता है ये सब। सो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा आपको इसका कंसेप्ट। ये जो भी है ना, इसको वर्टिकली माउंट किया जाता है। ये इस टाइप की डैम्पिंग सिस्टम को वर्टिकली माउंट किया जाता है, वर्टिकली माउंटेड। इसके जो नोट्स हैं ना, आपको मैं भेज दूंगा PDF, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया तो वाई कमेंट करो। तो मैं फिर दो जो और बचे हमारे, एडी करेंट डैम्पिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसको मैं समझाऊंगा। बहुत छोटा सा है। ये जो स्टार्टिंग के दो थे ना, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन, ये बड़े टॉपिक थे। इसके बाद जो दो टॉपिक है बहुत छोटे से टॉपिक हैं। चलो, मैक्सिमम को समझ आ गया। चलिए, नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास एडी करेंट डैम्पिंग। एडी करेंट डैम्पिंग, देखो, अगर आपको एडी करंट नहीं पता तो इसको आप नहीं समझ पाओगे। एडी करंट को हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। किसी को पता है एडी करंट क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? आप कमेंट में बता सकते हो या फिर माइक ओपन करके बता सकते हैं। कोई भी बताना चाहे जो एडी करंट डैम्पिंग होता क्या है। चलो, लगता है आप लोग को नहीं पता है, मैं ही बता देता हूँ। एडी करंट डैम्पिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं जो अभी बताऊँगा, थोड़ा सा लॉन्ग बोलूँगा मैं, उसको आप एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उस कंडक्टर के सरफेस पर क्या EMF इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर उस कंडक्टर को किसी क्लोज्ड पाथ से जोड़ा जाए तो चूंकि कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ है, इसके कारण अगर उसको क्लोज्ड पाथ से जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है।
तो अब इसमें एडी करंट क्या है ये समझना। जैसे कि हमने कोई मेटल फॉर्मर यूज़ किया हुआ है, जैसे ये एक ये कोर है, मान लो नॉन मैग्नेटिक कोर है, और इसमें हमने क्या किया है, वायर वाउंड किया हुआ है, ब्लू कलर के इसमें वायर्स हमने वाउंड किए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी मूविंग कॉइल की वाइंडिंग हो गई। तो जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है N और है S, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ऐसे जाती हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, तो ये जाएंगी। तो ये क्या होता है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक स्पिंडल से भी अटैच करके रखा है, ये स्पिंडल से अटैच करके रखते हैं इसको हम लोग, है ना, ऊपर भी ऐसे ही सेक्शन होता है, तो ये मूव करने के लिए फ्री होता है। तो जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि इसके जो फॉर्मर है, मेटल फॉर्मर होता है, मेटल फॉर्मर, तो मेटल का जो फॉर्मर होता है, मतलब जो कोर होता है, उसमें क्या हो जाता है, आपका करंट EMF इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। अब ये जो मेटल फॉर्मर है ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, एक पूरी मतलब इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर EMF इंड्यूस हो रहे हैं और वो सभी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जब इस फॉर्मर को हम लोग मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ इस फॉर्मर के अंदर, और ये जो मेटल का फॉर्मर है ये क्या है, अपने आप में काफ़ी बड़ा है और इसके अलग अलग पॉइंट पर EMF होते हैं। तो अब ये खुद ही क्या है, पूरा शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब ये पूरा एक मेटल फॉर्मर है, एक ही मेटल है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर करंट का फ्लो होने लगता है। तो जो करंट का फ्लो होता है ना, वो कुछ इस तरीके के शेप का होता है, ऐसा। तो ये क्या है, भंवर के जैसा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी टाइप का डायरेक्शन होता है। तो इन करंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एडी करंट्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको एडी करंट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर एडी करंट का कंसेप्ट समझ आ गया तो एडी करंट डैम्पिंग को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले मेरे को वाई कमेंट करके बताओ अगर आपको एडी करंट का कंसेप्ट समझ आ गया। हाँ, मैंने क्या किया है अदिति कि यहाँ पर मेटल फॉर्मर लिया है, ठीक है, जिसमें करंट कंडक्ट हो सकता है, ऐसा मेटल फॉर्मर लिया हुआ है, और उस मेटल फॉर्मर को मैं कहाँ मूव करवा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ और उसको मूव करवा रहा हूँ। तो जब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो इस मेटल फॉर्मर में क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो EMF है ये मेटल फॉर्मर के जो एंड है शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से इसके सरफेस पर कुछ ऐसे सर्कुलर करंट्स फ्लो होने लगते हैं, भंवर धाराएं फ्लो होने लगती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एडी करंट का जनरेशन समझाया, कैसे जनरेट होते हैं, और इसी तरीके का अरेंजमेंट अप्रॉक्सीमेटली सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें आपका एडी करंट डैम्पिंग होती है ना। तो जो मेटल फॉर्मर है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये किस तरह बिहेव करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको हमने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो जब हम इसको लेकर आए थे मेटल फॉर्मर को तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था मेटल फॉर्मर में। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम बस रखे तो सिर्फ रख देने से ही नहीं हुआ, ये मूव हुआ, हमारा स्पिंडल क्या हुआ, मूव हुआ। तो इसके मूव होने से यहाँ पे एडी करंट जनरेट हो गए, ठीक है। अब एडी करंट अगर मेटल फॉर्मर में जनरेट हो गए तो ये जो एडी करंट में जो एडी करंट जब मेटल फॉर्मर में जनरेट हो गए तो यहाँ फ्लो हो रहे हैं। आपको पता है जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मेटल फॉर्मर में करंट फ्लो होने की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो एडी करंट की वजह से जनरेट हुआ है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से है, इनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है और एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है। तो उसी टॉर्क को हम बोलते हैं
डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एडी करेंट्स, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एडी करेंट्स। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एडी करंट जनरेट हुए, है ना, हाउ एडी करेंट्स जनरेट, ऐसा लिख देते हैं पहला। दूसरा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे समझ आई। तो जब ये जो फोर्स लगता है ना, तो यही जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एडी करेंट्स। क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, मेटल फॉर्मर में जो एडी करंट जनरेट हुए हैं उसकी वजह से, बाय एडी करेंट्स। अब हमको ये भी पता है कि डैम्पिंग फोर्स तभी काम करना चाहिए जब हमारा स्पिंडल क्या हो, मोशन में, या फिर हमारा जो मूविंग सिस्टम है वो क्या हो, मोशन में हो। तो ये एडी करंट तभी जनरेट होते हैं जब हमारा स्पिंडल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, या हमारा जो मूविंग सिस्टम है ये मूव होगा। तो जब मूविंग सिस्टम मूव होगा तभी ये मेटल फॉर्मर मूव होगा। तो जब ये मोशन में होगा, ठीक है, तभी हमारा क्या लगेगा, डैम्पिंग फोर्स लगेगा, तभी हमारा डैम्पिंग टॉर्क लगेगा। किसके कारण, एडी करंट जनरेशन के कारण। तो एडी करंट जो मेटल फॉर्मर में जनरेट हुई है, तो जनरेट होने पर क्या होता है कि एक और हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो मेटल फॉर्मर है वो ऑलरेडी एक क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि मेटल है, और यहाँ पर एडी करंट जनरेट हो गया इस मेटल में। तो एडी करंट जनरेट होने के कारण उस मेटल को, फॉर्मर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेटल को, फॉर्मर को हमने क्या बोला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान रहे हैं। कब, जब ये स्पिंडल मूव हुआ उसी समय इसमें एडी करंट जनरेट हुआ, तब मान रहे हैं। अब ये कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगा, एक फोर्स। तो यही फोर्स क्या है, डैम्पिंग फोर्स है, जो कि प्रोड्यूस होता है एडी करंट से। अब अगर ये स्पिंडल है या मूविंग सिस्टम है, ये स्टेशनरी हो जाएगा, अगर रुक जाता है, तो जब ये रुक जाएगा तो एडी करंट भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्योंकि एडी करंट तभी जनरेट हो सकता है जब इस मेटल फॉर्मर को हम मूवमेंट कराएं। अब मेटल फॉर्मर का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया, तो जब मूवमेंट ख़त्म हो गया तो उसका मोशन क्या हो गया, ज़ीरो, स्टैटिक हो गया वो, तो उसमें एडी करंट जनरेट नहीं होगा। अब एडी करंट जनरेट नहीं होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो डैम्पिंग फोर्स ज़ीरो हो गया। तो डैम्पिंग फोर्स तभी एक्टिव होता है जब हमारा जो मूविंग सिस्टम है वो मोशन में होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एडी करंट डैम्पिंग। इसके लिए कोई डायग्राम नहीं है, जब मैं पीएमएमसी पढ़ाऊँगा उस समय आपको इसका पिक्चर भी दिखा दूंगा अच्छे से, है ना, मतलब इसकी पिक वगैरह अच्छे से उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एडी करंट डैम्पिंग होता क्या है और कैसे काम करता है। तो जितने लोगों को समझ आ गया वाई कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। सो मैक्सिमम लोग को समझ आ गया है, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, तो ये भी अभी जो मैं बताया आपको उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें एडी करंट जनरेट नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जब कोई कॉइल, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मूव करती है, जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और
उस कॉइल के अगर शॉर्ट सर्किट है, वो कॉइल क्या है आपका, अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें एक करंट भी फ्लो होता है। अब जो कॉइल में करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, और जो पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रहता है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से दो फोर्स एक्ट करते हैं, और दो फोर्स जो एक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो ये जनरली गैल्वेनोमीटर में यूज़ किए जाते हैं। सो ये आपका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के एप्लीकेशन का। गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट को सेंस करने वाला डिवाइस है, उसमें यूज़ होता है। तो चलिए एक अपन इमेज ले लेते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर आपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का मेरा क्लास किया होगा पहले तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो इससे मैं समझाता हूँ कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। ये एडी करंट के लिए है, और कोई इमेज देखते हैं हम लोग। देखो इसमें हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को। तो यहाँ पे आपको एन एस दिख रहा है, तीनों डायग्राम में एन एस दिख रहा है, मतलब कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ पाइवोट है, पाइवोट से अटैच्ड है आपका एक मेटल पीस अटैच्ड है, ठीक है। तो जब इस मेटल पीस को हम कहाँ मूव कराते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो मेटल पीस क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, या एक ऐसे कॉइल मान लो। तो जब इस कॉइल या इस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब चूंकि अपन ने कॉइल यूज़ किया है, यहाँ पे मेटल पीस को आप एज्यूम करो एक कॉइल, ठीक है। तो कॉइल को जब आप मूव कराएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होता है। अब इसमें करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होने के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच इंटरेक्शन होता है। तो इसका जो मोशन है, इस मेटल पीस का, इस कॉइल का जो मोशन है, उसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपोज करता है, उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो उसके रोकने की जो कोशिश है उसमें वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है। तो इसी से क्या होता है, एक डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो एक्चुअल में इसका जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि हमारे पास मान लेता हूँ मैं कि कोई एक फॉर्मर है, मेटल फॉर्मर, और इस पर कॉइल में लपेट रहा हूँ, ये कॉइल मेरी है, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, जैसे ये है, इसको हटा देते हैं अभी, ये कॉइल हो गया मेरा, ठीक है। और इसके दोनों साइड में मैं ले लेता हूँ एक एक मैग्नेटिक फील्ड का पोल ले लेता हूँ, ये एन है और ये एस है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शॉर्ट कर दे रहा हूँ, एक वायर लिया और दोनों टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब ये जो कॉइल है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मूव कर रहा हूँ, कभी ऊपर ले जाता हूँ और कभी नीचे जाता हूँ। तो ये क्या है, इसमें मूव कर रहा है। तो ये जो कॉइल है, इसके मूव होने से
इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होता है, मतलब उनके बीच का जो फ्लक्स लिंकेज है वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। किसमें? मेटेलिक कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये जो ईएमएफ है उसके कारण जनरेट तो हो गया, यहाँ प्लस माइनस ईएमएफ आ जाएगा। तो अगर उसको आप शॉर्ट कर दोगे किसी वायर से या किसी लोड के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगता है आई, ठीक है। अब ये क्या, अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगा तो ये कैसा वर्क करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क क्यों कर रहा है? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हम लोग लॉ पढ़े हैं। तो वैसा ही क्या होगा, यहाँ पर इसके मूवमेंट से ईएमएफ जनरेट हुआ। चूँकि ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ एक करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो नया क्रिएट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का बीच में इंटरेक्शन होता है। तो उस इंटरेक्शन के कारण ये जो फोर्स लगता है, या उसको कहें एक डैम्पिंग टॉर्क लगता है या डैम्पिंग फोर्स लगता है, वो क्या करता है? इसका जो मोशन है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना। एक्चुअल में ये रोटेशन होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड या डाउनवर्ड जो इसका मोशन है उसको ये क्या करता है? अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये जनरली मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए किया। अब इसको अपन एक्चुअल देखते हैं। तो एक्चुअल में ये ऊपर और नीचे मूव नहीं करता। ये कैसा मूव करता है? ये स्पिंडल पे बंधा होता है। चलिए मैं ले लेता हूँ। ये एस पोल है और इसमें स्पिंडल लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे की तरफ लगा होता है ऐसा ज्वेल होता है। ये सपोर्ट है, पिवोट एंड ज्वेल बीयरिंग सपोर्ट। तो इस तरीके से होता है और इसमें ना ऐसा रोटेशन देते हैं हम लोग, घुमाते हैं इसको, ठीक है। तो घुमाने के कारण क्या होता है कि जो कॉइल्स हैं उसमें करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि ईएमएफ जनरेट होता है और उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड और पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक टॉर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क। और ये इसके मोशन को अपोज करता है। इसका मैं स्पिंडल बोल देता हूँ या मूविंग सिस्टम। यही स्पिंडल क्या है? आपका मूविंग सिस्टम है। अब इसके साथ अगर कोई पॉइंटर अटैच है इस तरीके से, तो अगर स्पिंडल के मोशन को कोई अपोज करेगा, है ना, तो ये पॉइंटर का मोशन भी क्या होगा? अपोज होगा, क्योंकि इस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये रिजल्ट मिलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या करता है? पॉइंटर के ऑसिलेशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। और ये डैम्पिंग टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क तभी होता है जब इसमें क्या हो? मोशन हो। किसमें? कॉइल में। जब कॉइल में क्या हो? आपका मोशन हो, मूवमेंट हो, तभी ये डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होगा। क्योंकि जब ये मूवमेंट होगा तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। बिना मूवमेंट के कोई ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बस मुझे ये समझाना था। इसके बाद कल से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। पॉइंटर स्केल के बारे में थोड़ा सा बच गया है, वो डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। सो अगर सबको समझ में आए अच्छे से तो वाई कमेंट कर दो और लेफ़्ट हो जाओ। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो इसका जो बुक का नोट है वो मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप प्रॉपर नोट्स बना लेना और असाइनमेंट अभी क्रिएट करूंगा, उसमें अपलोड कर देना। बहुत से लोग असाइनमेंट को अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतलब जो नोट्स लेते हैं उसको अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो देखो भाई, आपको नंबर कम मिलेगा तो बाद में मत बोलना। इसका रूल हमारा बना हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना अपलोड करो, उससे आपकी मार्किंग होगी, आपका चेक होगा, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।